This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Introduction to Fundamental Concept of Chemistry, lecture number 4. Today's topic lectures are mole, stoichiometric and their relationships and all stoichiometric problems, which is including that mass-mass relationship problems, mass-volume relationship problem as well as volume-volume relationship problems. What is mole? The gram atomic mass or gram formula mass or gram molecular mass of any substance which contains 6.02 exponent 23 particles. बेसिकली मोल का मतलब ये होता है कि एक केमिस्ट मतलब जो भी जितने भी केमिस्ट थे प्रीवियसली उन्होंने एक ऐसा नंबर या ऐसा एक एटम आयन और मॉलिक्यूल के लिए एक ऐसा यूनिट इंट्रोड्यूस कराया था जिसको हम मोल कहते हैं, ठीक है। और उस मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब वो ग्राम भी हो सकता है, ग्राम फॉर्मूला मास भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। तो उसमें सब में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। लेट सपोज अगर सपोज एक है मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब है उसमें 1 ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो उस 1 ग्राम एटॉमिक मास में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स भी होंगे। इसी तरह अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन में भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 ही एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने के 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल उठा लेते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स का, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास अ मोल ऑफ NaCl, ठीक है। अब NaCl के मोल हैं तो उसका एटॉमिक मास आता है 58.5। इसका ये मतलब है कि अब NaCl के मोल में आपके पास एक Na है, ठीक है, एक सोडियम आयन है, दूसरा Cl है जो कि क्लोरीन आयन है, ठीक है। अब उस पॉजिटिव सोडियम आयन में 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम आयंस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन आयन पार्टिकल्स भी उस क्लोरीन नेगेटिव आयन में होंगे। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे, फिर दोनों पार्टिकल्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ये कहते हैं, एक और एग्जांपल आपकी बुक में है कि अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन विच इज वाटर इज इक्वल्स टू 18 ग्राम एंड the total atomic total molecules are 6.02 exponent 23. Let's suppose if 2 moles of water, then what are the total number of molecules in it? It will have 2 multiplied by 6.02 exponent 23 which is 1.204 exponent 24 molecules. Simply इसका मतलब ये है कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। तो ये मोल के साथ वेरी करता जाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम थे और इसी के साथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे, उसमें भी जो है कहते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 दोनों में सेम सेम क्यों रहे, ठीक है। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 ग्राम आ रहा था तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपके पास 1 मोल दिया हुआ है तो उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 ही होंगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 मोल्स दिए जाते तब आप 6.02 एक्सपोनेंट 23 को मल्टीप्लाई करते 2 से, भले आपके पास कितने भी ग्राम का कोई भी एटम है, ठीक है, कितने भी ग्राम का, यानी 1000 ग्राम तो नहीं, खैर 100 ग्राम का कोई सा भी एक एटम आ जाता है, उसके 1 मोल में आपके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद हों, ठीक है। अब एवोगैड्रो साहब हैं, इन द लाइट ऑफ एवोगैड्रोज नंबर इट इज़ डिफाइंड एज मास इन ग्राम ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि आपके पास मोल वो है जिसके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं अपने ग्राम में, ठीक है। जितना मास है ग्राम का उसका एटम का मास, उसके अलावा मॉलिक्यूल के मास में, उसके अलावा जो है कहते हैं ग्राम फार्मूला मास में, मास और ग्राम एटॉमिक मास में, सारे जितने भी क्वांटिटीज़ हैं इन सब में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अब एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो लेट्स सपोज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 एंड द एटॉमिक मास ऑफ carbon is 12, which means
that each atom of magnesium is twice as heavy as carbon atom। इसका ये मतलब है कि आपके पास जो कार्बन का एटम है वो 12 ग्राम है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो मैग्नीशियम का एटम है वो 24 ग्राम है। इसका मतलब है 24 ग्राम डबल ऑफ कार्बन एटम। तो मैग्नीशियम का 0.5 मोल बराबर होगा 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, या ऐसे कंपेयर कर लें कि मैग्नीशियम का 1 मोल बराबर होगा 2 मोल ऑफ कार्बन के, ठीक है। ये मोल्स की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? स्टोइचियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका ये मतलब है कि हमें जो है स्टोइचियोमेट्री में हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मतलब उनकी क्या क्या उसमें मास है, उसका क्या वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आता है, ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्री की कुछ असम्पशंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला असम्पशन क्या है? रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीट कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में यूज़ किए जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन कभी कंप्लीट होते ही नहीं है। और फॉर टाइम बीइंग एक वक्त ऐसा आता है कि वो कंप्लीट नहीं होते, लेकिन उसको कंसिडर कर लिया जाता है कि अब कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, ना तो रिएक्टेंट में ना ही प्रोडक्ट में, तो इस वजह से उनको बोल देते हैं कि अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बट ओवरऑल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्लूड नहीं होते, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है नो साइड रिएक्शन अकर। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो है कहते हैं एक दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं और आपको एक प्रोडक्ट बना के देंगे, ठीक है, लेट सपोज वो आपको प्रोडक्ट आपको पता है कि वो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट भी बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो ऐसे जो रिएक्शन है उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना ठीक नहीं होता, उन पे रिजल्ट ये सही नहीं बताते उस चीज़ के। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें तो आपकी बुक में लिखा हुआ है C+O2 इसी जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो CO2 बनना चाहिए, ठीक है। हमें पता है C और O2 जब मिलेंगे तो CO2 बनेगा, लेकिन एक साइड रिएक्शन बन भी जाता है, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा होता है, ठीक। तो ये ऐसे रिएक्शंस पे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं होती, इसके रिजल्ट ठीक नहीं आते, ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स होते हैं, कैसे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन किन किन रिलेशंस पे हो सकती है? सबसे पहले आता है मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप क्या होता है? मास मास रिलेशनशिप में ये होता है कि एक रिएक्टेंट का मास या एक प्रोडक्ट का मास, किसी भी एक चीज़ का मास गिवन होगा, आपको उसके मास से दूसरे मासेस कैलकुलेट करने होंगे, दूसरे एलिमेंट्स के मासेस को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या मेथड हैं, वो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है मास मास रिलेशनशिप का। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है इसकी प्रॉब्लम को? अगर हम रीड करें तो उसमें लिखा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि आपको वेट यानी मास कैलकुलेट करना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने मास कैलकुलेट करना है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट कर रहे हो, किस में से? मास ऑफ लाइमस्टोन। मास ऑफ लाइमस्टोन कितना दिया हुआ है आपको? ये आपके पास लाइमस्टोन है, इसका मास आपको 25 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें डेटा में गिवन है। उसके अलावा आपने कैलकुलेट करना है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैंने इनके मासेस को डिनोट कर दिया एक्स से और वाई से। कैल्शियम ऑक्साइड का मास जो होगा उसको एक्स कंसिडर किया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो होगा उसको वाई कंसिडर किया है, ठीक है। अब हम यूजिंग मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप कैलकुलेट करने से पहले अब हम ये मैं बता दूं कि यहाँ पे 100 ग्राम, 56 ग्राम और 44 ग्राम ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो 100 ग्राम है बेसिकली मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, जिसका लाइमस्टोन का। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 52, और 52 प्लस 48 ऑक्सीजन ऑफ थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 48। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, थ्री एटम्स का कितना हो जाएगा? 48। तो 48 प्लस 52 100 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया, 100 ग्राम आ गया। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, 40 प्लस 16 56। इसी तरह CO2 का कैसे निकलता है, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32 प्लस 12 44 गए। ठीक है, अब अगर हम इस मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं तो इसका सिंपल सा एक मेथड है और इसकी एक ट्रिक भी है। जो ट्रिक आप अपने एप्टीट्यूड के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी इस वहाँ पे वेरिफिकेशन के वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ट्रिक ये है, मतलब सिंपल कैलकुलेशन इसकी ये है, जो सिंपल बहुत ईजी मेथड है इसका। ठीक है, अब इसका मेथड है कि 100 ग्राम ऑफ, अब हम देखें पहले मैं जो है कहते हैं नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है, अगर हम रिएक्शन में देखें तो नीचे वाले जो मासेस हैं इनके साथ कैलकुलेशन करेंगे कुछ। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं किसके लिए, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो हम इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड के मासेस को इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड का मास है 56 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का है 100 ग्राम। तो उस पर एक लाइन मैं ये लिखता हूँ कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO। सिंपल ये करना होगा कि 100 ग्राम पे 56 ग्राम बना रहा है तो 1 ग्राम पे कितने बनाएगा, 56 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 ग्राम पे कितने कार्बन मतलब कितने कैल्शियम ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, अब यही रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम आगे भी लिखेंगे कि अगर 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, अब हम ऊपर वाला मास लिखेंगे। ठीक है, ये दो स्टेप हम पहले वाले, मतलब ये जो पहले के दो स्टेप हैं इनको आप किससे कैलकुलेट करते हैं, नीचे वाले मासेस से। ठीक है, और अब हम थर्ड स्टेप जो हमारा होता है इसमें, थर्ड स्टेप 25, जो कि आपके सवाल में क्वेश्चन में गिवन होता है, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस दिस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए हम 25 को अब यूज़ करेंगे कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56/100, जो कि ऊपर से आपने फिर से नीचे कॉपी किया है, 56/100 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 56/100 मल्टीप्लाई बाय 25 ग्राम। ये 25 ग्राम क्या है, जो कि आपको ऑलरेडी मास पता है उस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसके मास से हम अब निकालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का मास। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आया है आपके पास, 14 ग्राम। अगर इसको कैलकुलेट करें 56 को आप मल्टीप्लाई करें 25 से और उसको डिवाइड कर दें 100 से, तो आपके पास 14 ग्राम मास आता है। ठीक है, अब इसकी बेसिकली सिंपल सी ट्रिक ये है कि यूनिटी मेथड बेसिकली अप्लाई होता है इस पर, कि आप यहाँ से 25 पिक करें और 100 पिक करें। 25 ऊपर है तो 25 मैंने ऊपर रखा है। ठीक है, 100 नीचे है तो 100 उसी के नीचे रखा है। इज इक्वल्स टू, एरो की जगह आप इज इक्वल्स टू कंसिडर करो, और यहाँ पे मैंने x लिया है तो ऊपर भी x ही रखेंगे, और नीचे 56 ग्राम है तो नीचे भी 56 रखेंगे। अब अगर आप उल्टा काम कर रहे हो, उल्टे काम से मुराद है कि यहाँ पे 25 को आपने नीचे लिख दिया और 100 को ऊपर लिख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ लिखा है कि 25 ऊपर लिखा है ना मैंने, अगर आपने नीचे 25 लिख दिया और 100 ऊपर लिख दिया तो आप यहाँ पे अब ट्रिक वाले पोर्शन में 100 ऊपर लिखोगे, ठीक है, और 25 नीचे लिख दोगे, तब आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका ठीक से समझें कि नीचे मॉलिक्यूलर मासेस होंगे और ऊपर गिवन मासेस होंगे। ठीक है, तो नीचे मॉलिक्यूलर मासेस आ गए, ठीक है, 100 और 56 जो कि आपने खुद कैलकुलेट किए, ऊपर गिवन मासेस आ गए। ठीक है, जो कि आपको यहाँ x नहीं पता। अब 56 को 25 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 100 कर दें तो वापस से वही x 14 ग्राम ही आपके पास आएगा। ठीक है, आप ये खुद करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें दूसरा मास भी कैलकुलेट करना था, कैलकुलेटिंग द मास ऑफ CO2। वही स्टेप हम यहाँ पे फिर से जो है कहते हैं रिपीट करेंगे कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका मतलब ये है कि जो 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट वो बना रहे हैं 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 1 ग्राम पे कितने बनाएंगे, वही चीज़ करेंगे, 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है फिर हम वही रूल अप्लाई करेंगे। 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 44 डिवाइड बाय 100 जो नीचे ऊपर से हमने इसको जो है कहते हैं कॉपी किया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 ग्राम से, तो आपके पास सिंपल मास आ जाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। हैंस द मास ऑफ CO2 इज 11 ग्राम। अब इसकी भी वही ट्रिक यूज़ करते हैं। लेट सपोज देखें यहाँ पे 25 ऊपर है 100 नीचे है, तो मैंने भी यहाँ ही लिखा है 25 ऊपर 100 नीचे इज इक्वल्स टू, एरो की जगह आया y हमें कैलकुलेट करना था, जो कि हम पहले यहाँ पे एक मेथड से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब डिवाइड करेंगे किससे, 44 उसके मॉलिक्यूलर मास से। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 तो आपके पास सिंपल 11 ग्राम ही आ रहा है। ठीक है,
अब आ जाती है इसकी दूसरी एग्जाम्पल, बुक की ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। क्लोरीन हम बना रहे हैं, ठीक है, किससे बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है NaCl की एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन है। कैलकुलेट द वेट मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। बेसिकली हमें NaCl का मास कैलकुलेट करना है कि वो 142 ग्राम प्रोड्यूस कर पा रहा है ऑक्सीजन पे, यानी ऑक्सीजन बन रहा है 142 ग्राम, हमारे पास ऑक्सीजन का मास मिल रहा है हमें, लेकिन NaCl का हमें मास नहीं पता, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम NaCl के ऊपर लिख देंगे x, क्योंकि हमें यहाँ का मास नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है, x लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, 71 ग्राम और 117 ग्राम कैसे आया, मैंने बताया था, ये हम नीचे क्या लिखते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। H2O को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे क्योंकि हमें H2S से कोई काम नहीं करना, इसी तरह H2 और 2NaOH से हमें कोई काम नहीं करना, तो हम इसको फर्दर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके मॉलिक्यूलर मासेस निकाल रहे हैं। 117 ग्राम आपके पास ऐसे आता है कि Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है, जब ये ऐड हो जाते हैं तो 58.5 रिजल्ट आता है, और ये होता है 1 मोल के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaCl, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 58.5 बेसिकली 117 ग्राम होता है। इसी तरह Cl का मास है 35 एटॉमिक मास है 35.5 ग्राम, और अगर हम 2 है Cl2 है, यानी मॉलिक्यूल है Cl2 का, क्लोरीन का, तो उसके लिए आपके पास 71 हो जाएगा, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 71 ग्राम, ठीक है। अब 142 ग्राम आपके क्वेश्चंस में गिवन है कि 142 ग्राम क्लोरीन बन रहा है कितने मास से, वो मास हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही थ्योरी अप्लाई करेंगे। 71 ग्राम ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस, 71 ग्राम CO2 बन रहा है किसकी वजह से, 1/117 ग्राम ऑफ NaCl, यानी अभी हम इन मासेस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इन वाले मासेस को कंसिडर करके अपनी एक रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 71 ग्राम ऑफ CO2 बन रहे हैं 117 ग्राम ऑफ NaCl से, तो 1 ग्राम ऑफ Cl2 कितने से बनेंगे, 117 डिवाइड बाई 71 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या दूसरी वाली मास को अप्लाई करेंगे, यानी दूसरा वाला मास इंक्लूड करेंगे इसमें कि 142 ग्राम ऑफ Cl2 बन रहे हैं 117 डिवाइड बाई 71 मल्टीप्लाई बाय 142 के। तो इस रेशियो को आप डायरेक्ट यहाँ पे 142 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मास आ जाएगा NaCl का, ठीक है, जो कि आ रहा है 234। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे ट्रिक से अप्लाई करें, तो यहाँ ऊपर वाला मास हमने ऊपर ही रखा, x अपॉन 117 इज इक्वल टू 142 अपॉन 71। अगर हम यही थ्योरी यहाँ मतलब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो 117 142 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा 71 से, तो x आपके पास 234 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मास रिलेशनशिप के दोनों प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। इसके दूसरे मेथड भी हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट बहुत इजी मेथड है वो यही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी को अच्छी सी ग्रिप बना लें ताकि आपको परेशानी ना हो। अब आ जाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपके पास ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपके पास मास गिवन होता है और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है गिवन एलिमेंट्स का या गिवन कंपाउंड्स का। इसी के साथ अगर आपके पास किसी सवाल में वॉल्यूम गिवन है तो आपको डायरेक्ट उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम अगर हम देखें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की, तो सबसे पहले बोला जा रहा है उसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 gas produced at standard temperature and pressure by the combustion of 20 ग्राम of CH4। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपके पास 25 डिग्री टेम्परेचर होता है और प्रेशर आपके पास 1 atm होता है। ये आप चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। और उस पर जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। अब इस सवाल में बोला जा रहा है कि CO2 जो है कहते हैं कैलकुलेट करना है CO2 का हमने बेसिकली वॉल्यूम, यहाँ पे मैंने V, M लिखा है, ठीक है। ये V, M क्या बता रहा है कि मुझे यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी चाहिए और इसका मास भी चाहिए, ठीक है। अब मास क्यों चाहिए, बेसिकली वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है ना ये, तो आपको मास निकालेंगे तब जाके इसका वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो मास निकालने का वही तरीका है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन डाटा है उसको फिल कर लेते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है, इसकी हम कंबशन कर रहे हैं, ठीक है। आपके सवाल में इक्वेशन नहीं गिवन तो आपकी इक्वेशन खुद बनानी होगी हमें।
ठीक है, इसमें लिखा जा रहा है कंबशन कर रहे हैं CH4 की। जब हम CH4 की कंबशन करते हैं तो उसको कंबशन का मतलब उस ऐसी चीज़ को जिसकी हम कंबशन कर रहे होते हैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, यानी कंबशन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन आपके पास इंक्लूड होता है। जब हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास CO2 और 2H2O बन जाएगा। ठीक है, अब 16 ग्राम हमारे पास कहाँ से आया? ये 16 ग्राम CH4 का मॉलिक्यूलर मास है, इसी के साथ 20 ग्राम हमारे सवाल में गिवन है। ठीक है, और CO2 का आपके पास 44 ग्राम मास है। उसके अलावा जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है? 22.4 dm³, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हर गैस का इतना ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब मास निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? वही थ्योरी अप्लाई करेंगे, नीचे के मासेस को कंसिडर करेंगे 16 ग्राम और 44 को। तो हम इसमें वही लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस 44 डिवाइड बाई 16 ग्राम। ठीक है, अब 1 ग्राम पे कितने निकालेंगे? 44 को हम डिवाइड कर देंगे इस 16 से। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है कि 16 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2, और 1 ग्राम पे क्या होगा? 44 डिवाइड बाई 16, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। एंड जब 22 अब ठीक है, अब यहाँ पे ये रेशो आ गया। अब हम निकालेंगे कि 20 ग्राम पे अब हम ऊपर वाला मास यूज़ करेंगे ताकि हमें ये वाला मास मिल सके। ठीक है, CO2 का मास कैलकुलेट हो सके। तो 20 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस 44 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 20 ग्राम। तो अगर हम इस रेशो को कैलकुलेट करें और मल्टीप्लाई कर दें 20 से तो हमारे पास आ जाता है 55 ग्राम, यानी मास ऑफ CO2 कितना आया? 55। अब यहाँ पे आप वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जो प्रीवियस सेक्शन में हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में की थी कि 20 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू m/44। अगर हम 20 डिवाइड बाई 16 और इज इक्वल्स टू m/44 को सॉल्व कर लें तो आपके पास m डायरेक्ट 55 ग्राम ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको ये मास कैलकुलेट पूरा प्रोसीजर के जरिए दिखाना होगा। ठीक है, ट्रिक आपके लिए एक अपनी जनरल नॉलेज के लिए। नाउ फॉर वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 के ऊपर कितना वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे? 22.4। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 एट STP ऑक्यूपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम, यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 अपने पास कितना वॉल्यूम रखती है? 22.4 एट STP कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, अब इसी तरह 1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP ऑक्यूपाई कितने वॉल्यूम रखेगी 1 ग्राम के ऊपर? 22.4 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम। ठीक है, 22 यानी सिंपल वही वॉल्यूम रखा और नीचे 44 को हमने डिवाइड करा दिया, जो हम ये पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका फर्दर हम इसका जो हमने मास निकाला था वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब वो वॉल्यूम कैसे आएगा हमारे पास? वो ऐसे आएगा कि अब जब 55 को आप मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ? उस रेशो के साथ। कौन से रेशो के साथ? जो आपने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है 22.4 डिवाइड बाई 44 से। ठीक है, तो 22.4 जब डिवाइड होगा 44 से और जब मल्टीप्लाई होगा 55 ग्राम से, तो आपका जो है कहते हैं ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है आपके पास सिंपल 44 को डिवाइड करा 22.4 से और मल्टीप्लाई करा दिया 55 से, तो आपके पास जो आंसर आया है वो 28 डेसीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये 28 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ गया। अब इसकी भी ट्रिक है वॉल्यूम की। ठीक है, अब वॉल्यूम की क्या ट्रिक है वो मैं बताता चलूँ कि देखें यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, देखें ये 22.4 dm³ अपॉन 44 ग्राम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, अब ये मास कितना है जो आपने यहाँ पे ये 55 ग्राम निकाला है, ये आपका बेसिकली 55 ग्राम ये आपका मास आ जाता है। ठीक है, अब इस मास को आप यहीं पे पुट करेंगे 55 ग्राम रखेंगे और जब अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 28 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम है आपकी बुक में कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 moles ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2 प्रोड्यूस ऑल्सो। हमने वॉल्यूम निकालना है बेसिकली ऑक्सीजन का। ठीक है, और STP कंडीशन पे और कंबशन हो रही है कंप्लीट 2 moles ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कंबशन का मतलब आपके पास जो कहते हैं CS2 को आपने 3O2 के साथ मल्टीप्लाई करा वो रिएक्ट करवाना है, यानी कंबशन करवानी है, तो आपके पास एक रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है CO2 प्लस 2SO2, ये आपके पास बेसिकली रिएक्शन बन जाएगा। अब हम इसमें से क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है O2 का और CO2 का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, 2SO2 का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है।
तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल सी जनरल टर्म्स में बात करेंगे कि 1 मोल ऑफ CH2 रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो 1 मोल CH2 के कितने मोल हैं आपके पास, बेसिकली यहाँ पे CH2 का 1 मोल है। ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ CO2 के साथ। ठीक है, O2 के कितने मोल हैं, 3 हैं। ठीक है, अब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ CH2 प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2। अगर 1 मोल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल्स कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो टोटल 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ CH2 के साथ। अब 2 मोल्स ऑफ CH2 की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कंप्लीट कंबशन के लिए आपके पास CH2 के मोल्स कितने होने चाहिए, 2 मोल्स ऑफ CH2 होना चाहिए। इसलिए हम वॉल्यूम भी कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 2 मोल्स ऑफ CH2 के ऊपर। अब जब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल आप ये करेंगे कि 6 मोल्स को आप सिंपल 22.4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 22.4 क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे सवाल पे सारे वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं STP कंडीशन पे। ठीक है, तो वॉल्यूम पे आप 62.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 134 dm3। तो ये आपके पास बेसिकली वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली 134.4 आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा ऑक्सीजन का। इसी के साथ अगर हम यही रूल या यही चीज़ अप्लाई करते हैं, यही लॉजिक अप्लाई करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल के साथ, तो 1 मोल ऑफ CH2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ रिएक्शन में लिखा है कि 1 मोल ऑफ CH2 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपके सवाल में लिखा है 2 मोल्स ऑफ CH2 पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो 2 मोल्स ऑफ CH2 कितने प्रोड्यूस करेंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखिए 1 मोल ऑफ CH2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के साथ 2 मोल्स ऑफ CH2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम भी हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 पे। ठीक है, यानी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल इसका 44.8 dm³ आ जाएगा वॉल्यूम। इसी तरह अगर सल्फर डाइऑक्साइड में हम देखें तो 1 मोल ऑफ CH2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ SO2, यानी 1 मोल आपके पास CH2 कितने प्रोड्यूस, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 मोल बना रहा है, यानी 1 मोल ऑफ SO2 1 mole of SO2 produce 2 moles of 1 mole of CH2 produce 2 moles of SO2, सॉरी 1 mole of CH2 produce 2 moles of SO2। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 2 moles of CH2 हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो उस पे SO2 कितने प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 4 मोल ऑफ SO2 प्रोड्यूस होंगे 2 मोल्स ऑफ CH2 पे। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो आपके पास सिंपल SO2 का वॉल्यूम आ जाएगा 89.6 dm³। ठीक है, यहाँ पे आपके वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशन के प्रॉब्लम एंड होते हैं। अब नेक्स्ट उसमें हम वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे और बाकी लिमिटिंग रिएक्टेंट की भी थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। अब आ जाता है हम वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर। वॉल्यूम रिलेशनशिप में ये होता है कि आपके पास किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन होता है और आपको कैलकुलेट करना होता है दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक में है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³ ऑफ इथीन गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फाउंड। इसका मतलब ये है कि आपको वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का जब 500 dm³ यानी 500 वॉल्यूम दिया हुआ है इथीन का जब वो गैस बर्न हो रही है, और उसके अलावा वॉल्यूम CO2 का भी निकालना है। तो आपकी बुक में रिएक्शन है C2H4 प्लस CO2 रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2। जब हमारे पास जो ये कहते हैं 1 मोल ऑफ इथीन बर्न हो रहा है तो उसको बर्न होने के लिए कितने मोल चाहिए, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और 1 dm³ ऑफ इथीन रिक्वायर्ड 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कंसिडर करें ये लॉजिक कि 1 dm³ वॉल्यूम इथीन को बर्न करने के लिए चाहिए कितने, 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 dm³ इथीन को बर्न होने के लिए 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 500 dm³ ऑफ इथीन को बर्न होने के लिए कितने चाहिए होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 500 कर देंगे, तो इस हिसाब से 1500 dm³ ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³ ऑफ इथीन। सिमिलरली for calculating volume of water, for calculating volume of carbon dioxide, we will do the same logic. 1 dm³ of ethene produces 2 dm³ of carbon dioxide, so 500 dm³ of ethene will produce how many dm³ of carbon dioxide. You can only multiply 2 with 500, so 2 multiplied by 500 is equals to 1000 dm³ of CO2 are the volume that will be produced after the burning of 500 dm³ of ethene। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल आपकी सिंपल है, वो भी सेम इसी पैटर्न पे चल रही है कि हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न हो रहा है H2S, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP required to burn 900 dm³ of H2S and also find the volume of SO2 गैस प्रोड्यूस। इसका ये मतलब है कि आपने वॉल्यूम निकालना है O2 का STP कंडीशन में, उसके अलावा जो है 900 dm³ आपके पास वॉल्यूम गिवन है H2S का, और वॉल्यूम फाइंड करना है SO2 का। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें 2 मोल्स ऑफ H2S है, तो इस हिसाब से 2 dm³ ऑफ H2S गैस रिक्वायर 3 dm³ ऑफ O2 फॉर कंबशन। तो 1 dm³ पे कितने होंगे, 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, वही मेथड अब अप्लाई करते हैं जो सीखते हुए आ रहे हैं। 3 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अब हम वही यूज़ करेंगे कि 900 dm³ आपको गिवन था सवाल में H2S का, तो 900 dm³ ऑफ H2S गैस रिक्वायर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 900। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1350 dm³ ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसी तरह अगर हम निकालते हैं SO2 का, तो हम यही अप्लाई करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 2 dm³ ऑफ H2S गैस गिव्स 2 dm³ ऑफ SO2। ठीक है, अगर 2 dm³ यानी 2 वॉल्यूम है H2S गैस का, वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ SO2, तो सिंपल यहाँ पे भी आप वही 1 वाली लाइन लिखेंगे, 1 dm³ ऑफ H2S गैस रिक्वायर 2/2 dm³ ऑफ H2O। तो 2/2 बेसिकली 1 ही हो जाता है, इस वजह से हमने वो लाइन यहाँ पे स्किप कर दी है, हमने बुक में वो लाइन नहीं लिखी फॉर सिंप्लिसिटी। तो हम सिंपल वही अप्लाई कर देंगे, 900 dm³ ऑफ H2S गैस गिव 900 dm³ ऑफ SO2, क्योंकि आप सिंपल जो कहते हैं 2 मोल H2S के हैं, तो वो प्रोड्यूस भी 2 मोल्स ऑफ SO2 कर रहा है, तो सिंपल जितना वॉल्यूम H2S का होगा उतना ही वॉल्यूम SO2 का भी होगा STP कंडीशंस में। ठीक है, यहाँ तक आपके सारे वॉल्यूम और स्टेचोमेट्रिक के जितने भी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होते हैं। उसके बाद हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक टॉपिक रह जाता है, उसको कवर करेंगे। उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं बुक में, एक ही न्यूमेरिकल है वो भी कवर करते हैं, बाकी फिर फर्दर हम बुक की चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.